इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन पर अपने हमले बढ़ाता जा रहा है। खार्किव आर्मी कैंप और कई इलाकों में हमले तेज हो चुके हैं। आज युद्ध का 9वां दिन है। यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर ये हमला हुआ है। आज युद्ध का 9वां दिन है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, और न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी हुई है। इस बार रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। हमले में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। आज 9वें दिन सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है। ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। परमाणु प्लांट पर हमला होता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, भीषण आग की लपटें उठाई देती है। यूक्रेन का ये प्रमुख प्लांट है जिस पर हमला होता है, और ये आप देखिए कि पहले कैसा दिखता था ये प्लांट, उसके बाद ये तबाही का मंजर है। कीव की घेरेबंदी तेज कर दी है, लेकिन कोशिश अब रूस के सैनिकों की यही है कि हर मोर्चे पर, हर तरफ से यूक्रेन पर हमला किया जाए। और आज युद्ध के 9वें दिन रूस ज्यादा आक्रामक हो गया है, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो उसे अभी तक जीत नहीं मिली है। अब परमाणु प्लांट पर यह हमला किया गया है, जिसमें आग की बड़ी लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और परमाणु प्लांट पर हमला होता है। भीषण आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं। कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी। क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। उनके पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। जान बचाने के लिए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन भागते लोगों को निशाना बनाने के लिए रूस के सैनिकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया गया कि रूस की सेना की तरफ से किए गए इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर में एक चलती कार के सामने जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। रूस की सेना की तरफ से यह हमला उस वक्त किया गया जब एक आदमी शहर की सुनसान सड़क पर अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसकी कार के सामने कानों को फाड़ देने वाली आवाज के साथ 2 जबरदस्त विस्फोट हुए। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां मिसाइल से हमला किया गया। धमाकों की वजह से वहां आसमान में कई मीटर ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस हमले के बाद सड़क से जा रहे उस आदमी ने पहले अपनी कार रोकी और फिर उसे लेकर दूसरी तरफ निकल गया। उधर जंग के बीच यूक्रेन की एक बंदरगाह पर बांग्लादेश का एक जहाज मिसाइल हमले में तबाह हो गया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के मिकोलाइव में बंदरगाह पर एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर बांग्लादेश का झंडा लगा था, और वो 24 फरवरी को सामान लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन युद्ध शुरू होने की वजह से वो वहीं फंस गया। इसी बीच रूस के मिसाइल हमले में वो तबाह हो गया। इस हमले में बांग्लादेश के एक इंजीनियर ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस अब भी 30 किलोमीटर दूर है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ऐसी बमबारी दिन में ही नहीं, रात में भी जारी है, जिसका एक और वीडियो सामने आया। इसमें दिखा कि वहां रात में ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे एक बड़ा धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि इससे कीव के आसमान में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। एक पल के लिए लगा कि कहीं दिन तो नहीं हो गया। इसी कीव की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वहां धुआं ही धुआं नजर आया। मतलब एक साथ कीव के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। 2 दिन पहले ही
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और अगर इसमें आग लगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो समझिए कि अब स्थितियां क्या हो गई हैं, परिस्थितियां क्या हो गई हैं। युद्ध के 9वें दिन यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला होता है और रूसी सैनिक अब न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना रहे हैं। ये देखिए, आग की लपटें नजर आ रही है। आसपास जो इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर है। बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी शुरुआती जानकारी और ये शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी हुई है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और अगर इसमें आग लगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है और आग की लपटें तो नजर आ रही है, लेकिन अगर ये पूरे प्लांट को चपेट में लेगा तो फिर नतीजे काफी घातक होंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। परमाणु प्लांट पर हमला हुआ, भीषण आग की लपटें नजर आ रही है। यूक्रेन का प्रमुख प्लांट है और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए कि पहले क्या स्थिति होती थी, किस तरीके से वहां पर सब कुछ सही था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ धुआं है। हर तरफ से तबाही की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब प्लांट पर हमला होता है, उसके बाद की तस्वीरें, और तीसरी तस्वीर आप देखिए जब वहां पर जनजीवन सही था। ये देखिए, पहली तस्वीर युद्ध के 9वें दिन सब कुछ तबाह हो चुका है। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब जिंदगी पटरी पर थी, हर कोई अपना सामान्य जीवन जी रहा था। ये न्यूक्लियर प्लांट की बिल्डिंग थी और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ये बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बताया जा रहा है जिस पर रूसी सैनिकों ने हमला कर दिया है। जी बिल्कुल, ये खबर आ रही है कि वहां रूसी सैनिकों ने हमला कर दिया है और इसका इस्तेमाल जो पावर जनरेशन के लिए, यूक्रेन में पावर जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस न्यूक्लियर प्लांट से आता है। लेकिन बार बार रूस ये दोहराता रहा कि किसी तरह से न्यूक्लियर का इस्तेमाल, चाहे सिविलियन के इस्तेमाल की बात करें या दूसरे पावर के तौर पे अगर यूक्रेन चाहे न्यूक्लियर शक्ति बने तो वो नहीं होने देंगे। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां हमला करने की बार बार मकसद रहा है और इस बार तो उन्होंने हमला कर दिया है और लगातार दोनों तरफ से यूक्रेन के सैनिक भी न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा न होने देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन रूसी सैनिकों ने हमला किया। बिल्कुल नीरज, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या कोई हताहत हुआ है? क्योंकि शुरुआती तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। देखिए, सेलिंग की गई है अभी और वहां के मेयर ने कहा कि यूक्रेनियन फोर्सेज जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सिटी के बाहर भी, ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूरी तरह से कब्जा न होने दिया जाए। लेकिन रूस बार बार इस तरह के हमले कर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में है वहां उसकी कोशिश है कि उस पर कब्जा कर लिया जाए। अभी दोनों पक्षों की तरफ से लड़ाई जारी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है उस पर आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स जो है वो उस पर जो आग लगी हुई है उसको बुझाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। लेकिन डैमेज जो है अभी तक ये नहीं पता चला है कि डैमेज कितना हुआ है। यूक्रेन बार बार ये दोहराता रहा है कि वो इस लड़ाई को खत्म करे, लेकिन रूस की तरफ से बार जा रही है कि जो भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वहां हमला करके नुकसान पहुंचाया जाए। यूक्रेन को बिल्कुल कह सकते हैं कि अपंग बना दिया जाए इस लड़ाई में, ताकि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन के सैनिकों में ऐसी ताकत ना हो कि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। बिल्कुल नीरज, और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जो परमाणु प्लांट पर हमला हुआ है, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं आग बुझाने के लिए। ये 2 तस्वीरें आप समझिए और ये भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि पिछले 9 दिनों के बाद हालात क्या हो गए हैं। ये 9 दिनों से पहले जब युद्ध की स्थिति नहीं थी तो फिर दूसरी तस्वीर देखी कि कैसा ये पूरा एरिया इलाका नजर आता था। यहाँ पर जो बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जिसमें इस वक्त आग लगी हुई है और आप देखिए कि इस वक्त सिर्फ धुएं का गुबार है। एक पोर्शन में आग लगी है और यहाँ पर बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। तो हर मोर्चे पर यूक्रेन को पटकनी देने की कोशिश रूस की है, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हैं और इसी वजह से अब आक्रामकता रूसी सैनिकों की ज्यादा बढ़ गई है। रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। परमाणु प्लांट पर यह बड़ा हमला होता है, वहां के लोग धमाकों के साए में जीने को मजबूर हैं। कल भी दूसरे दौर की बातचीत होती है, लेकिन बातचीत में कोई खास नतीजे नहीं निकल पाते हैं। सीज फायर को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बनी है। तीसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन तब तक तो काफी नुकसान हो चुका है और पूरी दुनिया इस वक्त 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई दिल को झकझोरने वाली है और पूरी दुनिया में
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के तनाव भी साफ तौर पर नजर आता है। रूस पर स्वीडन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वीडन की वायुसेना की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आरोप लगाया गया कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट उनकी हवाई सीमा में दाखिल हुए, जो स्वीडन की एयर स्पेस का बड़ा उल्लंघन है। स्वीडन की सेना ने कुछ तस्वीरें भी अपने दावे के साथ जारी की। तस्वीरों में 4 लड़ाकू विमान दिखाई दिए। इनमें 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 बताए गए। रूस की वायुसेना के ये फाइटर जेट गॉटलैंड नाम के एक टापू के पास तक पहुंचने की जानकारी दी गई। नक्शे पर देखें तो रूस की पश्चिमी सीमा जो बाल्टिक सागर से लगती है, उसके पास एक छोटा सा टापू दिखता है, गॉटलैंड। ये स्वीडन की सीमा है और रूस की सीमा से इसकी दूरी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसलिए जैसे ही रूस के फाइटर जेट पहुंचने की खबर स्वीडन की वायुसेना ने दी, हड़कंप समझ गया। यूक्रेन में मची तबाही को दुनिया पहले से देख रही है, इसलिए रूस के फाइटर जेट वहां पहुंचने की खबर से ही स्वीडन में हड़कंप मच गया और वहां के लोगों को भी जंग की आहट महसूस होने लगी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड से रूस की तनातनी पिछले कई दिनों से चल रही है। यही वजह है कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचना कोई अनजाने में हुई घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि न तो बाल्टिक सागर में रूस की फौज का कोई अभ्यास चल रहा था और ना ही एक साथ 4 फाइटर प्लेन रास्ता भटककर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं। इसे साफ तौर पर रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचने का मतलब एक साफ संकेत देना है, और वो संकेत यह है कि रूस केवल यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। जो यूक्रेन में चल रहा है वो कहीं और भी हो सकता है। सीधे सीधे कहा जाए तो यह स्वीडन को रूस की चेतावनी है, और केवल स्वीडन को नहीं बल्कि स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों को ही रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार चेतावनी दे रहा है। इन दोनों मुल्कों के साथ भी विवाद की वजह ठीक वही है जो यूक्रेन के साथ जंग की वजह बनी है, मतलब नाटो की सदस्यता। स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। जैसे यूक्रेन में नाटो की फौज पहुंचना रूस को उसकी सुरक्षा के लिए खतरा लगता है, वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड के साथ भी है। जैसे यूक्रेन से रूस की सीमा जुड़ी है, वैसे ही उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सीमा से जुड़ते हैं। फिनलैंड के साथ तो रूस की सीमा करीब 1300 किलोमीटर लंबी है, जबकि स्वीडन और रूस के बीच बाल्टिक सागर का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस ने अपने फाइटर जेट स्वीडन की सीमा में भेजकर एक सीधा संदेश स्वीडन और फिनलैंड दोनों को दे दिया। संदेश ये कि वो नाटो से घबराने वाला नहीं है। जब यूक्रेन में रूस की सेना पहुंच सकती है तो स्वीडन और फिनलैंड में भी पहुंच सकती है। लेकिन इस तरह की ये अकेली घटना नहीं है जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे रही है। ताइवान पर चीन की सेना कब्जा करना चाहती है और चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा में ठीक उसी दिन दाखिल हुए जिस दिन रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू किया। और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे चीन और रूस दोनों की सोची समझी रणनीति है। लेकिन ये हालात नाटो और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। समझना यह जरूरी है कि नाटो से रूस को आखिर परेशानी क्या है। तो सीधा जवाब है नाटो का यूरोप में विस्तार, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। केवल 12 मुल्कों ने नाटो बनाया था, जिनमें अब 30 मुल्क शामिल हैं। जिन 12 मुल्कों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में नाटो बनाया था, वो थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और अमेरिका। ये 12 मुल्क हैं जिन्होंने नाटो की जरूरत समझी और इसे बनाया। मतलब यह था कि इनमें किसी एक पर मुसीबत आई तो ये सभी मिलकर लड़ेंगे। 1955 में 3 मुल्क इसमें और जुड़ गए, ग्रीस, तुर्की और यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक जर्मनी। ये तीनों 1955 में नाटो का हिस्सा बन गए, लेकिन उसके बाद लंबे वक्त तक नाटो का विस्तार नहीं हुआ। 1982 में स्पेन नाटो से जुड़ा, लेकिन नाटो की कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। और दूसरी तरफ सोवियत संघ कमजोर होता चला गया। नाटो के सामने कोई दूसरा बड़ा संगठन जिसमें कोई देश हो वो सोवियत संघ ही था। और 90 का दशक शुरू होते होते सोवियत संघ के खत्म होने का औपचारिक ऐलान भी हो गया। लेकिन नाटो का विस्तार इतना होने पर भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे नई ऊर्जा मिल गई। 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, ये तीनों नाटो के सदस्य बने। तीनों यूरोप के देश हैं और तीनों ऐसे मुल्क हैं जो रूस के काफी करीब हैं। यहां पर भी विस्तार नहीं रुका। 2004 में 7 मुल्क नाटो से जुड़ गए। 7 मुल्क यूरोप के, और इनमें 6 ऐसे जो रूस के बेहद करीब हैं। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2004 से पहले तक नाटो रूस के इतना करीब नहीं था, लेकिन यहां भी नाटो का विस्तार बंद नहीं हुआ।
2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया भी नाटो से जुड़ गए। 2017 में मॉन्टेनेग्रो को नाटो का सदस्य बना दिया गया, जबकि 2020 तक नॉर्थ मैसेडोनिया को नाटो में शामिल किया गया। इन 3 मुल्कों को नाटो का सदस्य बनाते ही नाटो के कुल सदस्य हो गए 30। और यूरोप को ध्यान से देखो तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया जहां नाटो की फौज पहुंच गई। और रूस लंबे वक्त से इस पर चिंता जता रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत पहले से यह दावा कर रहे हैं कि नाटो की फौज का यूरोप में लगातार हो रहा विस्तार यूरोप की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि नाटो को सीधी चुनौती दुनिया को एक बार फिर विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। यूरोप के कई मुल्क तो केवल इसलिए नाटो के सदस्य हैं क्योंकि उनके पास परमाणु बम नहीं है, जबकि नाटो का सदस्य बनते ही उनकी पहुंच परमाणु बमों तक हो जाती है। मतलब यह कि नाटो का विस्तार होते ही परमाणु हथियारों का भी विस्तार हो रहा है। रूस के पास केवल फौज ही नहीं पहुंच रही, बल्कि परमाणु बम भी पहुंच रहे हैं। इसीलिए नाटो का विस्तार होने से रूस को खतरा महसूस हो रहा है। ऊपर से फिनलैंड और स्वीडन में चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में आग इस बात पर ही लगी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड तेजी से इसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों में लोगों के बीच सर्वे करवाए जाने की खबर है, ये जानने के लिए कि नाटो का सदस्य बनने के लिए वहां की जनता की राय क्या है। ये सर्वे 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच करवाया गया, जबकि यूक्रेन में रूस की फौज 24 फरवरी को घुसी थी। मतलब ये कि जब जंग छिड़ चुकी थी उसके बाद लोगों की राय उनसे पूछी गई, और सर्वे में दोनों देश के आधे से ज्यादा लोगों ने नाटो की सदस्यता लेने का समर्थन किया। मतलब स्वीडन और फिनलैंड की जनता चाहती है कि नाटो का हिस्सा बना जाए, जिसके बाद वहां की सरकारों ने भी दो टूक कहा कि उनके देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने की आजादी रूस को नहीं दी जा सकती। और यूरोप के देशों में पनप रही वो भावना है जो वहां विद्रोह की वजह बन रही है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूरोप में नाटो या अमेरिका की फौज ना पहुंचे, और यूरोप के ये देश चाहते हैं कि उनके देश में रूस की कोई दखलंदाजी ना हो। इसी खींचतान ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग में जमीन तो यूक्रेन की है, लेकिन हथियार दुनिया के कई मुल्कों के हैं। पोलैंड इस लड़ाई में यूक्रेन को हथियार दे रहा है। हॉलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज चुका है। स्वीडन सैनिक के अलावा तकनीकी मदद भी कर रहा है। फ्रांस ने 300 मिलियन यूरो मतलब करीब 2,500 करोड़ रुपए भेजने का दावा किया। अमेरिका ने 600 मिलियन डॉलर मतलब करीब 4,500 करोड़ रुपए भेजने का ऐलान किया। यानी लड़ाई में रूस के सामने भले ही अमेरिका या नाटो की फौज ना हो, लेकिन जंग लड़ने में यूक्रेन अकेला बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि रूस की तरफ से न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट किए जाने की खबरें भी आती रही हैं। मतलब यह कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता पर छिड़ा विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत करीब दिखने लगा है। हालांकि इतिहास ये कहता है कि पहले भी विश्व युद्ध छोटी घटनाओं से ही शुरू हुए थे। मसलन पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई एक छोटी सी घटना से हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी उस वक्त एक साम्राज्य होता था, जिसके उत्तराधिकारी मतलब युवराज की हत्या हो गई थी। इस घटना पर ऐसा बवाल हुआ कि दुनिया 2 गुटों में बंट गई और विश्व युद्ध छिड़ गया, जो 4 साल तक चला। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध का भी कोई बड़ा कारण नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था, या यूं कहें कि कुछ पाबंदियां जर्मनी पर लगी थी। हिटलर ने उस वर्साय संधि के नाम के उस समझौते को तोड़ दिया और विश्व युद्ध छिड़ गया। अब तो दुनिया में पहले से एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई साफ दिखने भी लगी। यूक्रेन और रूस में जंग के बीच क्वाड देशों की बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन घटनाक्रम पर चर्चा हुई। यूक्रेन संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने क्वाड को मुख्य उद्देश्यों पर फोकस रहने पर जोर दिया। साथ ही हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र शांति, समृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने का मुद्दा रखा। क्वाड देशों के बीच सहयोग पर भी बैठक में जोर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने पूरे हालात की समीक्षा की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ ही एक अहम वर्चुअल क्वाड लीडर्स की बैठक में हिस्सा लिया। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है, तो कई छात्र अब भी यूक्रेन में ही फंसे हैं, जिन्हें वहां से निकालने का प्रयास चल रहा है। पोलैंड में बने शेल्टर सेंटर में छात्र पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पोलैंड स्थित शेल्टर सेंटर पहुंची तो छात्रों से बातचीत भी की।
इस वक्त हम पोलैंड में एक जो शेल्टर सेंटर बनाया गया है वहाँ पर इस वक्त हैं और जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, ऑपरेशन गंगा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ है। ये देखिए देर रात है, ये आज की रात हमने सोचा कि जितने भी जो खारकीव से जो छात्र हैं उनके साथ क्यों ना ये रात गुजारी जाए। किस तरह से मुश्किल घड़ी इन सब के लिए। देखिए रात के इस वक्त यहाँ पर जो है 1:30 बज चुका है और बड़ी संख्या में अभी भी ये जो शेल्टर सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर ऊपर ले जाते हुए सबके लिए अलग अलग रूम्स यहाँ पर हैं। पूरी कोशिश है सबको कुछ लोग हैं जो अभी होता ये है, देखिए मैं अगर समझा देता हूँ। जब यहाँ पर छात्र आते हैं, जितने भी भारतीय हैं, ये सभी भारतीय इंडियंस हैं, ये जब यहाँ पर आते हैं तो सबके पास पासपोर्ट होते हैं। पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पर पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाता है और उसके बाद जो है ये सबके लिए फूड पैकेट्स हैं। इस तरफ कैमरामैन अगर दिखाए, ये देखिए सबके लिए यहाँ पर फूड पैकेट्स तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद जो फूड पैकेट्स हैं सबको एक एक फूड पैकेट यहाँ पर दिया जाता है। फिर जो क्योंकि मेरे ख्याल से ये लोग जितने भी आ रहे हैं ये बहुत दूर से, कीव से या खारकीव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग है, बहुत ज़्यादा बमबारी है हो रही है। कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा बात करने की। आपका क्या नाम है? My name is Fozia. I'm from Hyderabad. आप हैदराबाद से। आप कहाँ से आ रही हैं? I am coming from Kharkiv. खारकीव से। तो क्या सिचुएशन है खारकीव में? There's heavy shelling in the Kharkiv. I cannot describe the situation. I'm not in the condition to describe. हमारे पास मोबाइल किचन है, वहाँ पे हम 2 to 3,000 की कैपेसिटी है। वो पेरिस से यहाँ पे हमने लाए है। अच्छा। और यहाँ जो भी वॉलंटियर्स है उनकी एक ही भावना है कि अपने बच्चे जो है अपने घर वापस सेफली पहुँच जाए। और कहीं जर्मनी से आए, वियना से आए, पेरिस से आए, सब अलग अलग जगह से आए। 9 देश से, 9 कंट्री से, यूरोप की 9 कंट्री से हमारे वॉलेंटियर आए हैं और हर एक जो वॉलेंटियर है दे आर प्रोफेशनल, दे हैव जॉब्स, क्वालिफाइड जॉब्स, बिजनेसमैन है। तो सब अपना काम धंधा छोड़ के सब यहाँ पे सेवा के लिए सब आए हुए। देखिए यही बहुत मुश्किल की घड़ी है। अच्छा एक मिनट मैं बता देता हूँ जल्दी से। जो सेंटर बनाया गया है यहाँ पर जितने भी भारतीय जो आ रहे हैं उन सब के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखिए ये सामने ब्रेकफास्ट काउंटर है। ये ब्रेकफास्ट काउंटर सुबह जो है देख रहे हैं आप, ये ब्रेकफास्ट काउंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। अगर हम अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये देखिए ये ब्रेकफास्ट काउंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। पूरा प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था की गई है सभी छात्रों के लिए, सभी भारतीयों के लिए। मुश्किल घड़ी है, लगातार ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयारी कर रही है। पोलैंड में जनरल वीके सिंह हैं जो कि MOS है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। मुश्किल समय है, लगातार छात्रों का आना जा रहा है और इसलिए आज हमारी भी कोशिश है कि आज की रात खारकीव या कीव से जितने भी छात्र यहाँ पर आए हैं उनके साथ क्यों ना गुजारी जाए। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ मैं अमन चोपड़ा, पोलैंड। रूस के मिसाइल हमलों ने खारकीव में भीषण तबाही मचाई। शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में बदल गया। 8 दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए दिन हो या रात वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। रूसी मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं वहां के स्कूल, अस्पताल और वो इमारतें जहां लोग रहते हैं। खारकीव से ऐसी ही एक और दहलाने वाली तस्वीर आई जिसमें एक पत्रकार वहां के हालात बयां करता दिखा। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी आसमान से तेज आवाज करती हुई एक मिसाइल ठीक उसी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर आकर गिरी जहां वो खड़ा था। मिसाइल के धमाके के बाद वो पत्रकार जान बचाकर इमारत के अंदर भागता दिखाई दिया। लेकिन खारकीव के कई लोगों की किस्मत उस पत्रकार की तरह नहीं रही। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की जद में आकर वहां अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। खंडहर में बदली इमारतें देखकर ऐसा लगा मानो कई साल से वहां कोई रहा ही न हो। दूर दूर तक सड़कों पर पत्थर, लकड़ी और बिल्डिंगों से टूटकर गिरे लोहे के टुकड़े बिखरे दिखे। मिसाइल हमले की मार से वहां की एक इमारत का तो नामो निशान मिट गया। बताया गया कि बड़े से गड्ढे में बदली ये बिल्डिंग कभी बच्चों का स्कूल हुआ करती थी। авіацією, тому що я так розумію, що поставлене завдання психологічне. यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना को खारकीव में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद बौखलाहट में उसने मिसाइल हमले करके वहां के नागरिकों को निशाना बनाया।
वहीं दूसरी ओर आज नेटो देशों के सदस्यों की वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन की स्थिति और रूस से होने वाली बातचीत पर चर्चा होगी। नेटो देशों के इस बैठक से यूक्रेन की सीमा पर सैन्य जमावड़े के बाद रूस के साथ बढ़े तनाव को कम करने के कूटनीतिक प्रयास की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि नेटो के 30 देश मेंबर हैं और यूक्रेन पर रूस के हमले की एक वजह नेटो भी माना जा रहा है। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित लाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत इस काम में सरकार के 4 मंत्रियों को छात्रों की मदद के लिए भेजा गया है। इस कड़ी में खास भूमिका निभा रहे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। इंडिया ने ठाना है एक भारतीय को घर लाना है। यकीन मानिए ऑपरेशन गंगा पूरी शिद्दत के साथ चलाया जा रहा। हम लोग इस वक्त पोलैंड में हैं और देखिए यहाँ पर भी लगातार अभी 24 घंटे के अंदर 18 फ्लाइट जो इंडिया लैंड करी हैं, उसमें से पोलैंड से भी एक दिन में 3-3, 4-4, कल 4 हैं, आज 3। बड़ी संख्या में यहाँ से जो भारतीय उनको सुरक्षित वापस ले जाया जा रहा है। लेकिन एक शख्स जिसकी भूमिका शायद संभवतः आप सभी जानते हैं, एक संकट मोचक की रही है। चाहे यमन में 4640 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो, चाहे मोसुल हो, चाहे यमन हो, चाहे दक्षिणी सूडान हो, हर जगह एक शख्स जनरल वीके सिंह मेरे साथ इस वक्त हैं। क्योंकि जनरल वीके सिंह, पहले तो थैंक यू सो मच आपको। आप अभी देर रात इस वक्त यहाँ पर आप खड़े हैं, 3 फ्लाइट्स आप बोर्ड कराकर छात्रों को खुद पर्सनली उनसे मिलकर आप आ रहे हैं। वंस ए जनरल ऑलवेज ए जनरल। लेकिन इससे पहले भी आपने कई तरह की भूमिका निभाई है। बहुत मुश्किल समय आपके लिए, सरकार के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए मुश्किल समय। सर देखिए, सबसे मुश्किल समय तो छात्रों के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, कि लड़ाई जिस तरीके से शुरू हुई है अलग अलग शहरों के अंदर, और ख़ासकर सबसे मुश्किल चीज़ ये भी रही है कि अलग अलग ईयर्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चलिए फर्स्ट ईयर वाला बच्चा हो तो सोच सकता है कि चीज़ें हो जाएंगी। 6ठे साल वाला बच्चा, अब वो अपना भविष्य देख रहा है, तो उसके लिए तो एकदम से सब कुछ उसको काला काला दिखाई देता। हमारी कोशिश है कि बच्चों को निकाला भी जाए, बातचीत भी की जाए कि कैसे उनकी चीज़ें आगे चलेंगी और सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। जनरल साहब, एक चीज़ और, आपने कहा कि यूक्रेन से यहाँ पर लाने की भी लगातार कोशिशें एम्बेसी की तरफ से की जा रही है बॉर्डर्स पर। इस दौरान कुछ कई तरह की भी चीज़ें सामने आई कि मतलब डिप्लोमेटिकली इंडिया ने जिस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया, उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि तिरंगा, मतलब कई वीडियोस आए कि दूसरे देश के लोग भी हमारे तिरंगा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब चाहे टर्किश स्टूडेंट है, चाहे पाकिस्तान की कीमत और मान काफ़ी बढ़ा है। बहुत सी जगह से जब हमारे बच्चे और कुछ दूसरे देश वाले भी जब तिरंगा लेकर निकले तो उनको सेफ पैसेज मिला। पुतिन का स्टेटमेंट आया, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि अभी एमईए ने डिनाई किया है, लेकिन एक रिपीट स्टेटमेंट आया है कि खार्किव में भारतीय बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। ये स्टेटमेंट है पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का। मुझे नहीं पता पुतिन जी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। खार्किव में हमारे 2 बच्चे इधर, 2-3 बच्चे इधर खड़े हुए हैं, खार्किव से आए, ऐसा नहीं है। और इससे पहले जो बच्चे खार्किव से आए थे उनसे मैंने बड़ी तफसील में बात की। यूक्रेनियंस ने भी उनकी मदद की। ठीक। दूसरी तरफ से रूस ने भी कोशिश की है कि हम इन बच्चों को निकलने दिया जाए किसी न किसी तरीके से। ऑपरेशन गंगा का मोटो क्या है? मतलब आखिरी भारतीय जब तक नहीं आएगा तब तक आप हिलेंगे नहीं, यहाँ से हटने नहीं वाले हैं आप? देखिए, 2014 के बाद एक चीज़ जो मोदी जी ने देश के अंदर की वो ये है कि कोई भी भारतीय अगर कहीं पर मुश्किल में है उसको हम बचा कर लाएंगे। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूक्रेन में फिर से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आज युद्ध का 9वां दिन है, 3 शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बंकर में जाने को कहा गया है। कल भी 8वें दिन यही अपील की गई थी। ओडेसा समेत 3 शहरों में यह अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आज युद्ध के 9वें दिन रूसी सैनिक ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। फिर से हमले का अलर्ट है और बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ मलबा है, हर तरफ धुएं का गुबार है।
लोगों ने जो पाई पाई जोड़ के अपना आशियाना बनाया था वो सब इन हमलों के बाद चकनाचूर हो चुका है। फिर से हमले का अलर्ट है क्योंकि यूक्रेन ने साफ तौर पर कहा है कि वो झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन रूसी सैनिक अब आतुर हैं कि किसी तरीके से कीव पर कब्जा कर लिया जाए। खिरसॉ में तो कब्जा हो चुका है रूसी सैनिकों का पूरी तरीके से, लेकिन अभी कीव से कोसों दूर हैं। ऐसे में फिर हमले का अलर्ट है और 3 शहर बताए जा रहे हैं जिसमें हमले का अलर्ट जारी किया गया है। उधर यूक्रेन